प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश पुरोहित, सह आचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, राजस्थान, आज आपके साथ हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और स्वरूप के बारे में चर्चा या विमर्श करूंगी। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी से के अंतर्गत शामिल होती है, तो कन्नौज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कन्नौजी हमने रखा है या भाषा वैज्ञानिकों ने रखा है। यह इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। यह ब्रजभाषा से इतनी मिलती जुलती है कि कुछ लोग यानी कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे ब्रजभाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, जिसमें से कुछ अंश प्रकाश में आया है और कुछ साहित्य अब भी अप्रकाशित ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा है और इसकी 3 बोलियां हैं। प्रथम है अवधी, और जैसा कि शब्द से ही नाम से ही स्पष्ट है, इस बोली का केंद्र अयोध्या है ना। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी शब्द बना है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इससे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते, यानी इसे अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित नहीं मानते। अवधी भाषा का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी आदि है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अवधी के प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान इत्यादि हैं, और अवधी भाषा को अपनी साहित्यिक ऊंचाइयों तक महाकवि तुलसीदास ने पहुंचाया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जायसी देवनागरी लिपि नहीं जानते थे। उन्होंने फारसी लिपि में अपने ग्रंथ की रचना की है, पद्मावत की रचना की है, किंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मावत की बोली जिसमें वह रची गई है वह अवधी है, और जायसी ने उसे फारसी स्क्रिप्ट या लिपि में लिखा है। तो ये एक ऐक्य, हिंदू मुस्लिम ऐक्य या सूफीज्म के उदार स्वरूप का परिचायक है। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है, और यहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मेहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य हमें मिलता है या उपलब्ध होता है। छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की ही एक बोली है। मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर इत्यादि है। छत्तीसगढ़ी में भी लोक साहित्य ही हमें उपलब्ध होता है। यानी अभी तक हम पूर्वी हिंदी की 5 बोलियां और माफ कीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों के बारे में जानकारी कर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें राजस्थानी की बोलियों के बारे में हम बात करेंगे। राजस्थानी की 4 बोलियां हैं।
राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में जो बोली बोली जाती है उसे जयपुरी या ढूंढाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि जयपुर के इलाके को ढूंढाड़ कहते हैं, इसलिए जयपुरी बोली को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। इसमें केवल हमें लोक साहित्य मिलता है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी हम कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी को हम मालवी या मेवाड़ी भी कह सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्र में यह बोली जाती है और इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य और पर्याप्त लोक साहित्य हमें उपलब्ध होता है। मेवाड़ी भी मालवी के मिलती जुलती ही भाषा है, जिसका क्षेत्र उदयपुर और उसके आसपास का इलाका है। इसके अतिरिक्त हमें मेवाती बोली का भी उल्लेख मिलता है। उत्तरी राजस्थान में यह बोली जाती है और इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र है। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती बोली कहते हैं। इसकी मिश्रित बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। मेवाती में हमें लोक साहित्य मिलता है और उत्तरी राजस्थानी का उद्भव यानी इस मेवाती का उद्भव भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थानी यानी राजस्थान के पश्चिम में जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर इत्यादि में बोली जाती है और इस पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोली भी हम कह सकते हैं। मारवाड़ी बोली में साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं। ढोला मारूरा दुहा की बात करें तो वह पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी में लिखा गया है। राठौड़ारी ख्यात, मोहता नैन सिरी ख्यात, इसके अलावा बेली कृष्ण रुक्मणीरी या मीरा का साहित्य देखें तो वह भी पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी में लिखा गया है। मेवाती की मैं अभी बात कर रही थी, तो मेवाती में अली बख्श के ख्याल, पांडून को कड़ा इत्यादि लोक साहित्य हमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार राजस्थानी की 4 बोलियां हमारे सामने आई। पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी या मेवाती, पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी या मालवी मेवाड़ी। इसके बाद हम और आगे चलें तो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार हम जान पाते हैं कि पश्चिमी पहाड़ी, जो कि पहाड़ी की एक बोली है, जो जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा इसके आसपास के इलाके में बोली जाती है, पश्चिमी पहाड़ी कहलाती है और इस बोली में हमें लोक साहित्य उपलब्ध होता है। मध्यवर्ती पहाड़ी की दूसरी बोली है, जिसको गढ़वाल, कुमाऊं और इसके आसपास के क्षेत्रीय में बोला जाता है और इसमें भी हमें कुछ लोक साहित्य उपलब्ध होता है। अब हम आगे बढ़ते हुए यह देख पाते हैं कि हिंदी की 5वीं बोली यानी बिहारी के अंतर्गत हमें 3 बोलियां मिलती हैं। बिहारी हिंदी की उपभाषा है, हिंदी भाषा परिवार की मुख्य भाषा है और बिहारी के अंतर्गत हमें 3 बोलियां मिलती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो सबसे पहले हम भोजपुरी की चर्चा करते हैं कि बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर
गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा इसके आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं और आपको ज्ञात होगा कि भोजपुरी की गीत या भोजपुरी फिल्में आपने बहुत देखी होंगी और जब आप भोजपुरी फिल्म देखते हैं तो उसे समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आती। और एक गाना मुख्यतः आपने सुना होगा हिंदी सिनेमा का कि चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। तो यह जो लोक भाषा है यह भोजपुरी लोक भाषा ही है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है। हमारे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं और उन्होंने लेकिन खड़ी बोली हिंदी में अपने साहित्य की रचना की है। तो भोजपुरी बिहारी की एक मुख्य भाषा है, मुख्य बोली है। मगही बिहारी की एक अन्य यानी दूसरी बोली है। संस्कृत शब्द है मगध और मगध से मुख सुख के अनुसार विकसित होता हुआ यह शब्द मगह और फिर यहाँ बोली जाने वाली जो बोली है उसे मगही कहा गया। मागधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास बोली जाती है। मगही में काफी लोक साहित्य हमें उपलब्ध होता है। और इसी प्रकार बिहारी की तीसरी जो बोली है उसका नाम है मैथिली। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती स्वरूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। चूंकि यह लोक बोली है तो इसमें लोक साहित्य ही उपलब्ध होगा। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। जब विद्यापति कहते हैं कि देसल बैना सब जन मिठा, और इस प्रकार वे मैथिली को अपनी रसपूर्ण भाषा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यानी विद्यापति के अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी अनेक अच्छे साहित्यकार मैथिली में हुए हैं। तो इस प्रकार हमने यह देखा, यह पाया कि हम हिंदी भाषा का जो पूरा परिवार हम मानते हैं उस परिवार में हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियों का साहित्य, 17 बोलियों की रचनाएं समाहित हैं। यानी जब हिंदी साहित्य का विद्यार्थी अवधी के तुलसीदास को पढ़ता है, ब्रजभाषा में रचना करने वाले महाकवि सूर को पढ़ता है, सदुकड़ी में रचना करने वाले कबीर को पढ़ता है, राजस्थानी जिसकी मुख्य भाषा है, जो राजस्थानी की कवयित्री हैं, मीरा को पढ़ता है, तो विद्यापति को पढ़ता है जिन्होंने मैथिली में लिखा है, या रासों को पढ़ता है, पृथ्वीराज रासों को जिसकी भाषा राजस्थानी भाषा है। तो विभिन्न बोलियों में लिखे हुए साहित्य को जब वह समग्र रूप में अध्ययन करता है तो इस समय वह हिंदी की इन 5 उपभाषाओं की 17 बोलियों को हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत यानी हिंदी शब्द के अंतर्गत समाहित मानता है और इसी आधार पर एक व्यापक साहित्य को हम देख पाते हैं। भाषा और बोली, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्पष्ट करते चलें कि कोई भाषा जब उसे बोलने वालों की संख्या सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें साहित्य की उपलब्धता भी कम हो जाती है, तो उसको हम बोली कह देते हैं। इसी प्रकार कोई बोली जब विकसित होकर
अपने शब्द भंडार को समृद्ध करते हुए, अपने साहित्य को समृद्ध करते हुए बहुत अधिक परिनिष्ठित, व्यापक हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है, तो हम उसे भाषा के नाम से पुकार लेते हैं। जैसे मध्यकाल में ब्रज बोली अपने साहित्यिक स्वरूप को विकसित करते हुए भाषा के पद पर चली गई। खड़ी बोली जो जनपद की भाषा थी, आज के समय में हिंदी के नाम से, मानक हिंदी के नाम से हमारी राजभाषा है। तो इस प्रकार हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत हम 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों को शामिल करते हैं, किंतु भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं, कुछ भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन 5 उपभाषाओं में से केवल पश्चिमी के साथ हिंदी शब्द जुड़ा है और पूर्वी के साथ हिंदी शब्द जुड़ा है। यानी पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है, पूर्वी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है। तो इस प्रकार भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हिंदी की 8 बोलियां ही हिंदी में शामिल की जानी चाहिए। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। ये 8 बोलियां ही व्याकरणिक दृष्टि से बहुत निकट हैं, इसलिए ये ही हिंदी कही जानी चाहिए। तीसरा अर्थ हिंदी का जो हम आज के समय में ग्रहण करते हैं वह है खड़ी बोली हिंदी, जो शौरसेनी के पश्चिमी हिंदी की एक बोली के रूप में मान्यता प्राप्त थी और शनै शनै विकसित होती हुई अपने शब्द भंडार और साहित्य भंडार को समृद्ध करती हुई आज खड़ी बोली हिंदी के नाम से हमारी देश की राजभाषा है, जनभाषा है। इसी को हम मानक भाषा भी कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। और आज के समय में यानी आधुनिक काल में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी ने अपना स्वरूप प्राप्त किया है, विकास किया है। और खड़ी बोली हिंदी जो हमारे सामान्य विद्यार्थी होता है, जो साहित्य का अध्ययन नहीं कर रहा है, जो केवल सामान्य रूप से हिंदी को पढ़ रहा है, समकालीन साहित्य को देख रहा है, आधुनिक काल के साहित्य को देख रहा है, तो खड़ी बोली हिंदी को हम आज मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा के रूप में और राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि अब तक यह स्पष्ट कर पाई हूँ कि हिंदी का स्वरूप क्या है, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ, संस्कृत के 2 रूप, फिर संस्कृत के पश्चात पाली भाषा काल आया, पाली भाषा काल के पश्चात प्राकृत भाषा काल आया, प्राकृत भाषा काल के पश्चात अपभ्रंश भाषा काल आया, अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई और उन आधुनिक भारतीय भाषाओं में से 5 को हिंदी की उपभाषाएं माना गया और हिंदी की उन 5 उपभाषाओं से 17 बोलियां विकसित हुई, जो आज भी कमोबेश पूरे मध्य देश में हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में बोली जाती हैं। और चूंकि हम साहित्य का अध्ययन आदिकाल से करते हैं, पुराकाल से करते हैं, तो हम तब इन जो बोलियों में जो साहित्य लिखा जा रहा था उसको हिंदी में शामिल करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा परिवार की बोलियों में ही उनकी रचना हुई है। और हम आधुनिक काल के अंतर्गत जब बोलियां अपने फिर स्वरूप में सिमट गईं, उनमें साहित्य रचना कम होने लगी, साहित्य के विषय बदले, तो साहित्य की भाषा भी बदली और आधुनिक काल में खड़ी बोली का स्वरूप विकसित हुआ और धीरे धीरे इसी में साहित्य रचना विकसित होने लगी। और आज आजादी के बाद जब एक राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में एक ध्वज, एक गान की आवश्यकता महसूस हुई, उसी तरह एक भाषा की भी आवश्यकता महसूस हुई जो देश को सांस्कृतिक साहित्यिक रूप में दृष्टि से जोड़े रखे। और तब खड़ी बोली हिंदी ही एक ऐसी भाषा रही जो सारे मध्य देश को, सारे भारत देश को जोड़ पाती थी। इसलिए खड़ी बोली हिंदी को
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यानों में हम हिंदी साहित्य के उद्भव, हिंदी साहित्य के विकास के बारे में चर्चा करेंगे और भाषा के अन्य पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।